जोहार साथियों। आज हम लोग बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आप सबके सामने हाजिर हैं। आप तमाम साथियों का क्रांतिकाली इस्तकबाल, सलाम, जोहार। साथियों, जब आज हम लोग यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो कई चीज़ें जो है समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम लोग किस तरीके से बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। इस बात को जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक बिरसा मुंडा को कई रूपों में लोगों ने समझने की कोशिश की है और अभी पिछले दिनों जिस तरीके से बिरसा को याद किया जा रहा है, ऐसे में बिरसा की सही समझ हम लोगों तक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बिरसा को याद कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के लोग बिरसा को याद कर रहे हैं, तमाम नेता लोग याद कर रहे हैं, तमाम एक्टिविस्ट लोग याद कर रहे हैं, तमाम जो एकेडमिया में जो लोग हैं वो सारे लोग बिरसा को याद कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम बिरसा को याद करें और बिरसा की सही समझ हमारे पास क्या है। आज की तारीख में पिछले कुछ दिनों में एक नया फिनोमेना आया है और उसी को लेकर के हम लोग बातचीत जा रहे हैं कि लगातार लोग कह रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा। तो ये जो भगवान बनाने की जो परंपरा शुरू हो रही है आज की तारीख में, इस भगवान बनाने की परंपरा के पीछे क्या लॉजिक है और क्यों बिरसा को जो है भगवान बनाया जा रहा है, इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग उस दौर को समझ लें जिस दौर की ये बात हो रही है। अगर हम लोग बिरसा के टाइम की को समझने की कोशिश करें और उस लोकेशन को समझे तो पता चलेगा कि ये बात दरअसल 19वीं सदी के जो है उत्तरार्ध की है। 19वीं सदी का जो सेकंड हाफ है उसकी बात हो रही है और उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत अपने पूरे चरम पर है। उसका जो एम्पायर है वो पूरे हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में है। लगभग ये समझिए कि हिंदुस्तान का 60% हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तमाम रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, उन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया है। 1857 हम लोग देख चुके हैं, वो फेज गुजर चुका है। लेकिन आदिवासी एकमात्र ऐसा तबका है जो अगर देखें तो 1770 से 1770 से लेकर के आजादी तक 1947 तक लगातार जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए है। वो बगावत सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं है और वो सिर्फ बगावत नहीं है, ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। वो बगावत को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि वो बगावत जो है जल, जंगल और जमीन को जिस तरह से हड़पने की कोशिश चल रही, तो ये जो हड़पने की पूरी साजिश हो रही है पिछले दिनों, उसके खिलाफ वो बगावत है। अंग्रेजी हुकूमत जिस तरीके से अपना एम्पायर बनाने की कोशिश कर रही है, उस एम्पायर को चैलेंज करने की कोशिशें हो रही है। तो इस पूरी परंपरा को अगर हम लोग देखें तो जब से हिंदुस्तान के भीतर अंग्रेज हुकूमत आई है तब से ही लगातार आदिवासी उसका जो है विरोध करना शुरू कर दिए हैं। 1857 के बाद सबसे बड़ा चेंज जो आता है इस पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया में, वो है 1882 का जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कहा गया कि भाई जो आपका अभी तक जंगलों पर आदिवासियों का जो हक और हुकूक था उसको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि इन जंगलात की जो जमीनें हैं इनके ऊपर अब अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा होगा और नया जो आपका रेवेन्यू जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट किया गया।
राजस्व की नई परंपरा जो है लागू की गई और कहा गया कि अब इन जंगलों से जो भी उत्पादन होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, उस पर से टैक्स वसूल किया जाएगा, जो कि जमींदार होंगे उनके माध्यम से किया जाएगा। और इस जमींदारी सिस्टम के आने से दो नई चीजें हुई। एक तो जो आदिवासियों के जो परंपरागत जो हक और हुकूक था जंगल के ऊपर, वो अंग्रेजी हुकूमत ने छीन लिया। दूसरी चीज ये हुई कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से बाहरी लोगों को भी अंग्रेजी हुकूमत ने इन आदिवासी बाहुल इलाकों में घुसाना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब आदिवासियों को उन्हीं की अपनी जमीनों पर बंधुआ मजदूरों की तरह जो है उस दिशा में ट्रांसफर कर दिया गया। जो जमीन का मालिक था वो अब उसी जमीन पर मजदूर बना करके रख दिया गया। इन बाहरी लोगों के आ जाने से उनकी अपनी जो संस्कृति थी, उनका अपना जो इकोसिस्टम था, वो पूरी तरीके से ब्रेक होना शुरू हो गया। लिहाजा लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और इस फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद तो और तेजी से ये विरोध जो है शुरू हुआ। और इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा इसी माहौल में जो है अपने आप को तैयार कर रहा है। 1894 के आसपास हम लोग देखते हैं कि जो महामारी फैलती है उस इलाके में, छोटा नागपुर के रीजन में, उस महामारी में बड़े तादाद में जो है आदिवासी मारे जा रहे हैं और आम जनता भी उसमें शामिल है, वो भी मारी जा रही है। तो ऐसे में वहीं से हम लोग देखते हैं कि बिरसा का राइज हो रहा है और बिरसा अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार, महाजन, साहूकार, ये जो बाहरी लोग आए थे और इनके साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत ने और भी बहुत सारे बाहरी लोगों को उस इलाके में लाकर के बसाना शुरू कर दिया था ताकि आदिवासियों का जो डोमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके, उस डेमोग्राफी को बदला जा सके। और इसीलिए जैसे ही वो चीजें शुरू हुई, आदिवासियों ने विरोध करना शुरू किया और उसी विरोध में हम लोग देखते हैं कि बिरसा ने उसको नेतृत्व देना शुरू कर दिया। लगभग 5 साल तक जो है अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार, जागीरदार, महाजन, साहूकारों के खिलाफ वो विद्रोह चलता रहा और अंत में जून 1900 के आसपास आकर के 9 जून 1900 को जो है उनकी जो है जेल में डेथ हो जाती है, उनको शहीद कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है वो हिस्टोरिकली अगर फैक्चुअली हम लोग देखें तो इन चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज को लेकर के आज हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं वो है कि क्या भगवान जो बिरसा को बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, या ये आखिर है क्या चीज। क्यों आज की तारीख में बिरसा को भगवान बनाने की परंपरा शुरू हो रही है। तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि जो हिंदू कल्चर रहा है उसने सबसे पहला काम एक चीज किया है कि जिन्होंने भी इस पूरी की पूरी संस्कृति का, इस शोषण की व्यवस्था का जो है विरोध किया है उसको तुरंत ये लोग अपने में फोल्ड करने की कोशिश करते हैं और उसके उसी आइडिया पर लाने की कोशिश करते हैं, उसी वैल्यू सिस्टम पर लाने की कोशिश ये लोग करते रहे हैं। बुद्ध के साथ हुआ, महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध बना दिया गया और बिरसा के साथ भी यही किया जा रहा है। और ऐसे में हो ये रहा है कि जो उस एक तरफ हम लोग देखते हैं कि जो औपनिवेशिक ईरा है वहां पर ईसाई जो है कन्वर्जन कर रहे हैं, ईसाई मिशनरी जो है आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के बाद में जो आर्य समाजियों के माध्यम से या फिर आरएसएस और वो तमाम लोग जो है बाद में चल करके वनवासी कल्याण आश्रम और उनके शिशु मंदिरों के माध्यम से जो है उस पूरी के पूरे आदिवासियों को हिंदू फोल्ड में डालने की कोशिश चल रही है ताकि एक पूरा का पूरा एक उस फ्रेमवर्क में लाया जा सके, उस हिंदू फोल्ड में लाया जा सके। और इस दिशा में जो काम हुआ है उसमें अगर देखेंगे तो कई चीजें देखने को मिली। आज मैं एक दूरदर्शन पर बिरसा मुंडा के ऊपर एक जो डॉक्यूमेंट्री थी, लगभग 20-22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उसको जब मैं देख रहा था तो कई चीजें हम लोगों को देखने को मिली कि किस तरीके से पूरी की पूरी आदिवासी कल्चर को खत्म करके उसको हिंदुआइट बनाने की कोशिश चल रही है।
उसमें सबसे पहला चीज जो देखने को मिला कि पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री ये कहती है कि बिरसा और उसके फॉलोअर या पूरा का मुंडा जो कम्युनिटी है उसको कहा जा रहा है कि ये बनवासी है। ये जो बनवासी टर्म आ रहा है ये आपका संघ का टर्म दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आदिवासी कभी अपने लिए बनवासी टर्म इस्तेमाल नहीं करते। बनवासी की जगह हमेशा से आदिवासियों ने अपने लिए आदिवासी टर्म का ही इस्तेमाल किया है। और जयपाल मुंडा ने अपनी संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था और उसकी जो बैठकें चल रही थी, उसमें बहुत क्लियर कट ये बात कही थी कि हमें आदिवासी शब्द के इतर कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। इवन उन्होंने तो जो अनुसूचित जनजाति जो शब्द दिया गया इसका भी विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि आदिवासी शब्द के अलावा कोई भी दूसरा शब्द, चाहे वो वनवासी हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, दोनों ही मंजूर नहीं है। तो इसीलिए ये जो पूरी साजिश चली, ये बनवासी बता करके पूरा का पूरा हिंदू फोल्ड में ढालने की कोशिश हुई। तो आप देखेंगे तो लगातार आरएसएस का जितना बैनर है, आरएसएस की जितनी मशीनरी है, वो सारी की सारी मशीनरी आदिवासियों के लिए बनवासी टर्म इस्तेमाल करती रही है। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कि कहा गया था, वो उस समय जो जज थे मार्किन कार्डजू साहब का वो जजमेंट था, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत शानदार जजमेंट है। उसमें एक जगह लिखा हुआ है और उसमें कहा गया था कि ये जो यहां के आदिवासी हैं, ये इनके लिए बस एक ही टर्म हो सकता है, एबोरिजिनल टर्म हो सकता है, और यही इस देश के जो है ओरिजिनल बाशिंदे हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ 92% लोग हैं वो तमाम लोग बाहरी हैं, तमाम लोग बाहरी। और इसीलिए हम लोग देखेंगे तो कॉलोनियल ईरा में भी आदिवासियों के लिए या तो आदिवासी टर्म इस्तेमाल हो रहा है, या इंडिजीनियस पीपल इस्तेमाल हो रहा है, या एबोरिजिनल टर्म इस्तेमाल हो रहा है। इनके अलावा कोई दूसरा टर्म इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बनवासी या जनजाति वगैरह कोई टर्म इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा खेला, पहली चीज कि शब्द के साथ ये हो रहा है कि आदिवासियों के लिए बनवासी टर्म आरएसएस की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया और उसको अब सरकारी मशीनरी और इतना जनरलाइज कर दिया गया है कि अब तो आम भाषा में भी लोग जो है बनवासी टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्री है और भी कई जगह पे हम लोगों ने देखा था, कहा जा रहा है कि कोई एक आनंद पांडे नाम का एक ब्राह्मण है, उनसे इंस्पायर होकर के बिरसा मुंडा अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं। वो आनंद पांडे ओम नमः शिवाय की चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं और वो बिरसा को सिखा रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई आप आदिवासी हैं, आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, तो आपका गुरु जो है कोई ब्राह्मण ही होगा। ये जो पूरा का पूरा नोशन है, उस नोशन को भी समझने की जरूरत है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है, ट्रेडिशनल ऑर्डर ये मानता है, हिंदू फोल्ड ये मान के चल रहा है कि हां, जो नॉलेज प्रोडक्शन का काम है वो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। जो दलित पिछड़ा आदिवासी है वो नॉलेज प्रोडक्शन नहीं कर सकता, महिलाएं हैं वो नॉलेज प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, माइनॉरिटीज हैं वो नॉलेज प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ऐसा ही इन पूरी की पूरी ये जो आरएसएस और इस तरीके की जो लॉबी है, हिंदू जो फोल्ड है, उसका मानना है। और इसीलिए यहां पर भी बिरसा के गुरु के रूप में किसी पांडे को दिखाया गया है। तो इसलिए इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि नहीं, नॉलेज प्रोडक्शन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। नॉलेज प्रोडक्शन आपका तय होगा कि क्या मटेरियल कंडीशन है, जमीनी हालात किस तरीके के हैं, उस पर ही नॉलेज प्रोडक्शन तय होगा। तो वो चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, वो भी नॉलेज प्रोडक्शन में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। हमने अंबेडकर के रूप में वो देखा है, हमने जयपाल मुंडा के रूप में वो देखा है, हमने बीपी मंडल के रूप में, कर्पूरी ठाकुर के रूप में भी वो चीज देखी है।
या सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के केस में भी वो चीज देखिए कि नहीं, नॉलेज प्रोडक्शन जो है सिर्फ ब्राह्मणों का कॉपीराइट नहीं है, वो नॉलेज प्रोडक्शन आपकी मटेरियल कंडीशन तय करेंगे। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, एक जगह कहा जा रहा है कि जब वो जो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन रही है और उसमें और भी कई जगह हो रहा है, वहां कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा जब लोगों को एकजुट कर रहे हैं अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, तो एक स्लोगन दिया जा रहा है और उस स्लोगन में कहा जा रहा है भारत माता की जय। और अगर हम लोग उस दौर को देखें 1895 से लेकर के 1900 तक का जो पूरा दौर है उसको देखेंगे तो भारत माता का कोई नोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1905 और 1906 के आसपास पहली बार जो है बंग माता का कॉन्सेप्ट आता है। बंग माता मींस बंगाल का जो विभाजन हो रहा था उसके खिलाफ बंगाल को यूनाइट करने के लिए बंग माता का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि 1911 तक आते आते भारत माता बन रहा है। और वहां पर ये जो है पहले ही आपने बिरसा मुंडा के केस में भारत माता का नोशन देने की कोशिश की गई है। तो ये पूरी तरीके से हिस्ट्री को जिस तरीके से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश चल रही है, संघ की जो पूरी की पूरी साजिश है, उस साजिश को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से उस पूरे के पूरे आइडिया को जो ध्वस्त करने की कोशिश चल रही है। दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस भारत माता की जय से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप भारत माता की जय कह करके उस पूरे के पूरे मूवमेंट को एक पर्टिकुलर दिशा में मोड़ देते हैं कि ये पूरा मूवमेंट अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था और किसी के खिलाफ नहीं है। जब आप भारत माता की जय कह रहे हैं तो उसका पूरे का आइडिया जो है, पहली चीज तो यह कि हिस्ट्री के साथ तो जो खेल हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि उसको सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत तक आप लिमिट कर दे रहे हैं। जबकि पूरा का पूरा आदिवासी विद्रोह की अगर परंपरा देखें, आप तिलका मांझी से लेकर के शुरू कीजिए, आजादी तक का चला आइए, पूरे विद्रोह में अगर देखेंगे पूरी परंपरा में देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ स्थानीय रियासत उसमें शामिल है जिनका विरोध आदिवासी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जमींदार, साहूकार, जो बाहरी लोग उन हिस्सों में चले गए हैं, वो दूसरे हिस्सों से आकर के जिनको उन इलाकों में बसा दिया गया है, उसके खिलाफ भी आदिवासी विद्रोह चल रहा है। वो केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो बाहरी लोग चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे वो जमींदार के रूप में गए हो, चाहे दुकानदार के रूप में गए हो, चाहे व्यापारी के रूप में गए हो, चाहे महाजन के रूप में हो, चाहे साहूकार के रूप में, किसी भी फॉर्म में हो, उन तमाम लोगों का विरोध आदिवासी विद्रोह में रहा है। तो इसलिए ये भी साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो बाहरी लोग हैं जिनके लिए डिकू टर्म इस्तेमाल हो रहा है, वो उनका भी विरोध लगातार आदिवासी परंपरा में किया जाता रहा है। नेक्स्ट अगली पॉइंट यह है कि कई जगह लगातार ये दिखाया जा रहा है कि जब बिरसा मुंडा स्कूल के लिए जा रहे हैं और कई अपनी बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वो गीता और रामायण और महाभारत की भी शिक्षा ले रहे हैं। ये एकदम प्रोपेगेंडा है, ये खालिस संघी प्रोपेगेंडा है, जिसमें कि पूरा का पूरा आदिवासियों को वो जो हम कह रहे थे कि कोट एंड कोट हिंदू बनाने की जो परंपरा है, उसमें ये चल रहा है। कहीं किसी मूवमेंट का अगर हम लोग देखें, कोई भी डॉक्यूमेंट उठा करके देख लीजिए, जितने भी रेफरेंस हैं, कहीं पर भी रामायण, महाभारत और गीता वगैरह जो भी ये माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, आदिवासी परंपरा में कहीं भी इनका कोई स्पेस नहीं है। पहली बात अगर हम लोग देखेंगे तो पूरी की पूरी जो आदिवासियों की जो नॉलेज प्रोडक्शन का जो तरीका रहा है वो ओरल ट्रेडिशन है, लिखने की वो परंपरा नहीं है। ओरल ट्रेडिशन में पूरा नॉलेज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो ओरल ही हो रहा है। तो इसलिए भी ये जो चल रहा है खेला रामायण, महाभारत और गीता के नाम पर, इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो एक ये हो गया।
दूसरा, एक जगह कई जगह उनके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि एक बिरसा को चोरी करते हुए दिखाया गया है उस डॉक्यूमेंट्री में। आदिवासी परंपरा में कहीं पर भी देखेंगे तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। चोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आदिवासी परंपरा में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए ऐसी कई चीजें थी जिनको कि मतलब दिखाने की कोशिश इन लोगों ने की है, और इसी को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि नहीं, आप ये जो भगवान बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप भगवान क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप बिरसा को भगवान बनाएंगे, आप तुरंत पूरी की पूरी आदिवासी कम्युनिटी को हिंदू फोल्ड में डाल देंगे। तो इसलिए हम लोगों को भी यह समझने की जरूरत है कि बिरसा भगवान नहीं है, और आदिवासियों के भीतर भगवान बनाने की और बनने की परंपरा भी नहीं है। हमारे आदिवासियों के भीतर अगर देखोगे तो प्रकृति की लेकर के पूजा होती रही है, कभी भी किसी इंडिविजुअल इंसान की पूजा का कहीं जिक्र नहीं है पूरी आदिवासी परंपरा में। तो जब पूरी परंपरा में ही जो है भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर बिरसा भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ये वही साजिश है जिसमें कि बुद्ध को भगवान बनाया गया और उनकी पूजा पाठ शुरू करवा दी गई। वही खेल यहां पर चल रहा है जिसमें कि कहा जा रहा है कि बिरसा जो है भगवान है। बुद्ध को लेकर के जैसा कहा गया कि विष्णु के अवतार है और वो तमाम चीजें जो आइडियाज आए, अब वो बिरसा के साथ होने जा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है। बिरसा भगवान नहीं है, हमारे पुरखे हैं, उनका इतिहास है, किसी भगवान का कोई इतिहास नहीं है। उनके बारे में रिटन में है, उनका डॉक्यूमेंट है, उनके एविडेंस है, लेकिन भगवानों के एविडेंस नहीं है। जब कभी भी भगवानों की बात की जाएगी, एविडेंस पूछा जाएगा, तो तुरंत आपको आस्था का विषय बता करके आपको चुप करा दिया जाएगा, लेकिन यह आस्था का विषय नहीं है। यह बिरसा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक फिगर है, एक इवेंट हुआ है जिसमें कि उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है, और वह हमारे पुरखे के बतौर वो हमेशा से एग्जिस्ट करते रहेंगे। वो ये बात अलग है कि जो स्पेस इतिहास में उन्हें मिलना चाहिए था, वो स्पेस नहीं दिया गया, क्योंकि इतिहास लेखन की जो पूरी की पूरी परंपरा रही है, वो इतिहास उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है, और उन लोगों ने, चाहे वो संघी हो, चाहे वो कांग्रेसी फोल्ड के रहे हो, और या फिर जो है कम्युनिस्ट लाइन पर रहे, किसी ने भी आदिवासियों को वो स्पेस नहीं दिया जिसका कि वो हकदार थे। तो हमारी जो पूरे की पूरी लड़ाई है, वो अपने स्पेस को वापस पाने की लड़ाई है। हमें अपना जो इतिहास है उसको दर्ज कराने की लड़ाई है। बिरसा को भगवान बनाने की लड़ाई नहीं है। अगर बिरसा को भगवान बनाया गया तो जान लीजिएगा कि आपकी अपनी जो अस्मिता है वो खत्म हो जाएगी। और अगर बात करें कि एज ए आदिवासी आपकी क्या अस्मिता है, आदिवासी कौन है, अगर इसको आपको सही से समझना है तो एक आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं, आदिवासी कौन के नाम से जयपाल सिंह मुंडा का आर्टिकल है। वो एक छोटा सा भाषण भी है जो कि उन्होंने संविधान सभा की जो बैठकें चल रही थी उसमें दिया गया था। आप जयपाल मुंडा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्टोरिकली हमारे साथ कितना जो है अनजस्टिस हुआ है। और ये जो पूरी की पूरी साजिश चल रही है, इस साजिश को
नकारने की जरूरत है। एक अच्छी चीज, अगर इसको और भी बेहतर तरीके से समझना है, तो एक रिसेंट एग्जांपल ये है कि अभी 3 दिन पहले झारखंड सरकार ने आदिवासियों के धर्म के रूप में, झारखंड के आदिवासियों के धर्म के रूप, उन्होंने सरना जो धर्म जो कोड था उसको जो है पारित कर दिया है। उसमें कहा गया है कि अब आदिवासी अपने धर्म कोड के रूप में, जो पहले से लिखा जा रहा था कि या तो आप ईसाई होंगे या हिंदू होंगे या ये होंगे वो होंगे, अब आदिवासी अपने धर्म कोड के रूप में सरना धर्म लिख सकते हैं। और इस जो प्रस्ताव को झारखंड विधानसभा में पास किया जा चुका है 4 से 5 दिन पहले। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो प्रस्ताव को भेजा गया है। तो आप समझिए कि आदिवासी पहले भी किसी धर्म के फोल्ड में नहीं थे, किसी खांचे में नहीं थे। ना वो हिंदू के खांचे में थे, ना क्रिश्चियंस के खांचे में थे, ना इस जो है आपके मुस्लिम्स के किसी खांचे में आते हैं, ना किसी और खांचे में आते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है, इस पूरी की पूरी साजिश को समझने की जरूरत है। और इसीलिए हम आपके सामने हाजिर हुए थे। अगर कोई आपका सवाल है तो उस सवाल को लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य जोहर भाई, जोहर। रामकेश जोहर भाई। तो ये दरअसल आप ये समझिए कि ये जो पूरा का पूरा चल रहा है प्रोपेगेंडा, अभी सुबह ही हम एक इंटरव्यू देख रहे थे जो कि ललन टॉप पर ही शेयर किया गया था। वो बिरसा मुंडा के ही पोते थे, उनका एक इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने बताया कि उनके गांव के भीतर 2-3 तरीके के स्कूल खोले गए। सरकारी स्कूल भी हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के भीतर मिशनरियों के अपने स्कूल हैं। उसके साथ साथ आरएसएस का शिशु मंदिर भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज हम लोगों को समझनी होगी कि भाई ये जो शिशु मंदिर का या सरस्वती विद्या मंदिर का जो पूरा का पूरा आइडिया रहा है, या आदर्श स्कूल का, या जो मॉडल स्कूल के नाम से इंग्लिश जो पढ़ाने वाले जो स्कूल थे, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे, ये जो पूरा खोले गए थे पूरी चैन, ये चैन इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस कन्वर्जन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदू बनाया जाए। उसी चैन का ये हिस्सा थे। लेकिन हो ये रहा है कि भगवान तो बनाया जा रहा है, लेकिन भगवान बनाने के साथ साथ जो मूल सवाल है, उन सवालों को आज भी इग्नोर किया जा रहा है। उन सवालों पर किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं है। जल जंगल जमीन का सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। जैसे अंग्रेजी हुकूमत छीन रही थी, वही आज जो नया निजाम है वो छीन रहा है। वो चाहे इंडियन स्टेट के रूप में हो, चाहे वो आपका जितने भी पूंजीपति धन्ना सेठ हैं उनके रूप में हो, वो लगातार आदिवासियों की जमीनों को कब्जा कर रहा है, लगातार बेदखल कर रहा है। और इस मुल्क के भीतर अगर देखेंगे तो 50% आदिवासी ऐसे हैं जो आजादी के बाद से लेके अब तक कम से कम इन डेवलपमेंट के नाम पर जो प्रोजेक्ट चले हैं उनको 2 बार डिस्प्लेस कर दिया गया है अब तक। गैर आदिवासियों का अगर देखा जाए तो वो नंबर नहीं है। शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी, बहुत कम फैमिलीज ऐसी हैं जिनको कि 2 बार डिस्प्लेस किया गया किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के चलते गैर आदिवासियों में। लेकिन 50% आदिवासी इस मुल्क का कम से कम 2 बार डिस्प्लेस हो चुका है, अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया उसको। तो इस चीज को समझने की जरूरत है
लगातार जमीन को औने पौने दाम पर कब्जा किया जा रहा है। जमीन पर जो मालिकाना हक होना चाहिए था, 2006 के फॉरेस्ट राइट एक्ट के बाद जो कहा गया कि आदिवासियों को जमीनों पर मालिकाना हक दिया जाएगा, वो हक नहीं दिया गया। लगभग 10 से 12 करोड़ की आदिवासियों की आज की तारीख में जनसंख्या है। अगर फैमिली के हिसाब से भी बात करें तो लगभग 2 से 2.25 करोड़ परिवार, आदिवासी परिवार इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक फैमिली में 5 से 6 मेंबर भी मान ले तो उन 2 करोड़ परिवारों में से मात्र फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 42 लाख परिवारों ने आवेदन किया था जमीन पर मालिकाना हक के लिए। अगर एक फैमिली में 5 से 6 मेंबर भी मान ले तो दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि उन 42 लाख में से भी 23 लाख के दावे खारिज हो चुके हैं। उनको उनका हक नहीं दिया गया। और वो किसकी वजह से नहीं मिला? क्योंकि सरकारों ने जो है किसी तरीके का जो है उनके दावों को रिजेक्ट कर दिया, जबकि सरकार उनके दावे को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास इस चीज की परमिशन ही नहीं है। ग्राम सभा की अप्रूवल के बाद उनको उनका पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया क्योंकि वो जमीन है किसी पूंजीपति को देनी थी। तो जो सवाल बिरसा का था, जो सवाल जयपाल का था, जो सवाल सिद्धू कान्हू का संथाल आंदोलन के दौरान था, जो तिलका मांझी का सवाल था, जो कोमरम भीम का सवाल है, जो गुंडाधुर का सवाल है, जो टंट्या भील का सवाल है, वो सवाल हूबहू आज भी बने हुए हैं। तो इसीलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है। एज ए आदिवासी हम लोग बात करें, एज ए ट्राइबल बात करें, तो सवाल हूबहू वही के वही है। और ये पूरे का पूरा जो कल्चर के रूप में देखे तो आपकी आइडेंटिटी को खत्म करके हिंदू फोल्ड में डालने की कोशिश चल रही है। तमाम तरीके के जो अंधविश्वास है उनको लाया जा रहा है, तमाम तरीके के देवी देवताओं की एंट्री हो चुकी है। तो ये पूरी की पूरी ये जो प्रोजेक्ट है, और आज की तारीख में तो इसमें सरकारी प्रोजेक्ट है, सरकार इसमें शामिल है, तो इस प्रोजेक्ट को खारिज करने की जरूरत है। अब इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की तारीख में तो इसमें सरकार तुषार कह रहे हैं कि दादा अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम आंदोलन बिरसा ने किया था, यूं बोलते हैं तो बिरसा मुंडा नहीं। देखिए आदिवासियों की तरफ से अगर तुषार इसको देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं, अगर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की परंपरा तिलका मांझी से शुरू हो रही है। और तिलका मांझी ने लगभग 1770 में जो है आदिवासी जो उलगुलान का जो बिगुल है वो फूंक दिया था 1770 में। और बिरसा का जो जन्म है वो 19th सेंचुरी का है और 1875 के आसपास का, मींस तिलका के 100 साल बाद का है। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जी कह रहे हैं कि बिरसा वैष्णव के उपासक थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आप वैष्णव बता करके गीता, महाभारत और रामायण उनके हक में थमा रहे हैं। वो थमा इसलिए रहे क्योंकि आपको आसान हो जाएगा हिंदू बनाए रखना और हिंदू बनाना, तो इसलिए ये सब चल रहा है। हो सकता है कुछ दिनों बाद उनकी मूर्ति आ जाए, उसमें जो है हाथ में त्रिशूल हो सकता है, हाथ में जो है चक्र हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो एकदम दिखाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद हो सकता है विष्णु के अवतार बता दिए जाए। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस फैक्ट पर हम लोगों को अड़े रहना है, क्योंकि अगर वो इस काम में सक्सेसफुल रहे तो ये जान लीजिएगा कि आदिवासी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को ही ये संघ वाले और बाकी लोग जो है खत्म कर देंगे। तो इसलिए कहीं पर भी
इस चीज का जिक्र नहीं मिलता, कहीं किसी डॉक्यूमेंट में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता, कोई एविडेंस ये नहीं कहता है कि जो है बिरसा जो है वैष्णव उपासक थे। जी हरकेश भाई कह रहे हैं कि भाई हमें यानी मीणा कम्युनिटी को पूरी तरीके से हिंदू फ्रेम में डाल दिया गया है और लोग इस साजिश को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? देखिए, आप याद कीजिए 20वीं सदी के आसपास, आजादी से पहले अगर देखेंगे तो आर्य समाजियों ने पूरा मूवमेंट चलाया था, जो कि पंजाब में था, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और इस सब हिस्से में। और इन हिस्सों में हुआ यह कि आर्य समाजियों ने सबको जो है हिंदू बनाने की तरफ काम करना शुरू किया। तो ये जो पूरा मीणा कम्युनिटी ये जो है, इसमें सबसे ज्यादा काम किया उन्होंने, और इसका असर ये हुआ कि जगह जगह इसके लिए उन्होंने गांव गांव मंदिर बनाए, पुजारी रखे, वो सारा काम किया, सत्संग चलाए, और सारा वो जो पूरा मूवमेंट था वो मूवमेंट चला करके जो है लोगों को हिंदू बनाया गया। और धीरे धीरे सबसे बड़ा खेला कहां पर हुआ? वो हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें, संविधान सभा के भीतर। जब जयपाल सिंह मुंडा इस बात को कहते रहे कि देखिए आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी जनजाति नहीं है, आदिवासियों को आप अनुसूचित जनजाति मत बनाइए। आदिवासियों के धर्म के रूप में भी उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आदिवासी टर्म का ही इस्तेमाल करना, धर्म के लिए भी हमें कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, हमारे आइडेंटिटी के लिए भी आदिवासियों के अलावा कोई दूसरा नाम मंजूर नहीं है। लेकिन वहां पर साजिश हुई, और जिस दिन यह प्रस्ताव लाया गया कि आदिवासियों के लिए भविष्य में अनुसूचित जनजाति टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, यह प्रस्ताव भी साजिशन उस दिन लाया गया जिस दिन की जयपाल सिंह मुंडा और बाकी आदिवासी उनके साथी जो है संविधान सभा की बैठक में जिस दिन एब्सेंट थे, उनकी गैर मौजूदगी में यह प्रस्ताव ला करके पास कराया गया और इसको जो है लीगल फोल्ड में डाल दिया गया। तो जैसे वो कल्चरल मूवमेंट तो जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन इसमें जब जैसे इसको डॉक्यूमेंटेशन में डाला गया, इसको कागजों में जब डाल दिया गया, तब फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। और उसके बाद तो जो है संघ का पूरा जो है प्रचार चला ही था, आजादी के बाद तो बड़े जोर शोर से चला था। जो आपके आसपास सरस्वती मंदिर है, शिशु मंदिर जो है, आदर्श स्कूल जो बनाए गए, जो मॉडल स्कूल बने हैं, वो सारे इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जिसमें कि आदिवासियों को हिंदू बनाने की परंपरा शुरू कर दी गई, या वनवासी कल्याण आश्रम जो शुरू हुआ, और उसी में हम सब की नर्चरिंग हुई। हम जिस स्कूल के पढ़े वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। मंजू आदर्श जो स्कूल होता था, मॉडल स्कूल जिसको बोलते थे, वो मॉडल स्कूल उसी संघी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज कि और जैसे कि अगर एक चीज और देखिए कि ये जो पूरी की पूरी ये काम जो हो रहा है, ये जो कल्चरली जो काम हो रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कल्चरली ये काम शुरू हो गया था लगभग 1857 के बाद में, जब ये लगभग तय हो गया था कि अंग्रेजों ने भी जो है हिंदुओं को अलग करना शुरू किया, मुसलमानों को अलग करना शुरू, जो बंटवारे की जो राजनीति शुरू हुई, लोगों को फूट डालने की जो राजनीति थी, उसका भी इस्तेमाल हिंदू जो लीडरशिप थे, जो कम्युनल लीडर्स थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। जो मुस्लिम कम्युनल लीडर्स थे उन्होंने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इधर जो इस तरीके का जो एलिमेंट था, जो आर्य समाजियों के रूप में था, तो इस एलिमेंट ने इस नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए इस तरीके के एक्शंस लेने शुरू किए, और उन एक्शंस में वो डिफरेंट एरियाज में जाकर के लोगों को भीतर जो है वेदों को सिखाने की परंपरा शुरू हुई, सत्संग बैठाने शुरू कर दिए, जगह जगह जो है हर जो है 2-4-5 दिन में हर गांव देहात में सत्संग हो रहे हैं। जो रामलीलाएं आ रही थी आपके यहाँ पर, जो रासलीला आती थी हर साल, वो रामलीला, रासलीला, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। पूरा का पूरा जो
हिंदू जो कल्चर थी उसको किस तरीके से आदिवासी इलाकों में थोपा जाए, उस प्रक्रिया का हिस्सा था। जितनी भी रामलीलाएं आपके गांव देहात में पहुंची थी हर साल उस सर्दियों के मौसम में, वो आपको हिंदू बनाने की जो प्रक्रिया थी उसका हिस्सा थी। आपके यहां जो मंदिर पहुंचे, वो चाहे कोई सा ही मंदिर हो, चाहे ज्यादातर तो हनुमान जी के मंदिर पहुंचे आपके आसपास, आपके अपने जो लोकल जो प्रैक्टिसेस थी वो प्रैक्टिसेस गायब हो गई, उनको खत्म कर दिया गया। और धीरे 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 पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट में जो है तमाम आदिवासियों को जो है हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश हुई, और इसमें बड़े हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। और खास करके मीणा कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो 90% सक्सेसफुल रहे। तो ये चीजें इसको समझने की जरूरत है। कैसे समझाया जाए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। अंकित भाई, आप ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चला है, जो पिछले लगभग 150 साल में चलाता आ रहा, उसका परिणाम है ये आज कि हम लोग आज लोगों को समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे क्या किया जाए। देखिए, हो ये रहा है कि जो पूरी की पूरी परवरिश जो हो रही है, आदिवासी परिवारों में बच्चों की जो परवरिश हो रही है, वो एक्चुअली आज की तारीख में जिन परिवारों का उस तरीके से हिंदुआइजेशन हो चुका है, उन परिवारों को अगर हम देखेंगे तो बच्चे की शुरुआत ही वहीं से हो रही है। फिर उसके बाद तमाम तरीके की प्रक्रिया, शादी से लेकर के आपका जितने भी जो प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, वो सारे की सारी उसी हिंदू फोल्ड के आधार पर चल रही है। शादी आप किसी पंडित से कराइए, चाहे आप मंत्र खुद पढ़ लीजिए, आप प्रैक्टिस वही हिंदुइज्म कर रहे हैं। नामकरण से लेकर के जन्म पत्री बनवाने से लेकर के जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है वो वही है। पूरे जितने फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सारे फेस्टिवल्स जो है हिंदू फेस्टिवल्स के रूप में है, और उन्हीं को लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। एक टाइम इसमें लगने वाला, क्योंकि ये प्रोसेस दूसरे तरीके की है, और इसमें आज की तारीख में स्टेट इन्वॉल्व है, सरकारें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको इतनी जल्दी खत्म भी नहीं हो पाएगी। तो हम लोगों को थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें काम करने की और समझने की जरूरत है। जी, सत्येंद्र भाई शुक्रिया। मीना नरेंद्र जी, हाँ, जोहार भाई, जय बिरसा। देखिए, ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, जब हम लोग किसी को जोहार कह रहे हैं, जय बिरसा कह रहे हैं, तो इसको समझने की जरूरत है कि ये इसेंस इसका क्या है, हम लोग क्यों इन चीजों को जो है प्रमोट कर रहे हैं, क्यों इन चीजों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। अदरवाइज ये लोग आदिवासी आइडेंटिटी को ही पूरी तरीके से खत्म करने पर लगे हुए हैं। तो हमें अपना इतिहास समझने की जरूरत है, और इसी दिशा में मैं एक पहले भी मैंने कुछ दिन पहले तक एक सीरीज चलाई थी हमारे पुरखा के नाम से। उस सीरीज को आप लगातार फिर से देख सकते हैं, वो यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है, जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं कि जो जिन लोगों को इतिहास से भुला दिया गया है उनको वापस खोज करके लाया जा रहा है, आप सबके बीच में पहुंचाया जा रहा है कि आप लोग समझे कि हमारे पुरखे कौन है, हमारा इतिहास क्या है, उस स्पेस को हम कैसे रिक्लेम करें, हम अपनी जड़ों तक कैसे पहुंचे। तो इसीलिए उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं फिर से वो पूरी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। अगर उसमें अभी तक लगभग 6 से 7 जो हमारे आदिवासी लीडर्स रहे हैं, पुरखे जो रहे हैं, उनके बारे में बातचीत की है। और अगर आपका कोई और इंटरेस्ट है, किसी और के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो वो आप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, पर्सनली भी बोल सकते हैं। तो उस पर भी हम लोग जो है फोकस करके और वीडियोस आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज के लिए साथियों इतना काफी होगा। यूट्यूब का लिंक अभी मैं नीचे ही सेंड कर दूंगा किस भाई। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जोहार।